WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है टेड्रोस गुब्रियस, उन्होंने आज स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो खान यूनिस में हॉस्पिटल है, नसीर हॉस्पिटल, वो अब फंक्शनल नहीं है। और एक हफ्ते से इस हॉस्पिटल को घेराबंदी कर रखी है इसराइल ने, और एक हफ्ते से यहाँ सप्लाईज भी बंद कर रखी है। तो अभी 3 दिन पहले इस हॉस्पिटल के अंदर इसराइल ने कार्रवाई भी की थी, सेना भेजी थी, जिसमें लगभग काफ़ी नुकसान हुआ था। जैसे कि इसराइल ने जब यहाँ पर कार्रवाई की थी तो उसने जो ऑक्सीजन उसको कट ऑफ कर लिया था, जिस कारण 5 पेशेंट की मौत हो गई थी। इसके अलावा इसराइल ने यहाँ पर एविक्यूएशन ऑर्डर भी जारी कर रखा था। जो शेल्टर ले रखा था लोगों ने, 10,000 लोग थे जिन्होंने यहाँ पर शरण ले रखी थी, उन लोगों को भगा दिया इसराइल ने। और इसके अलावा फ्यूल की सप्लाई भी बंद हो गई, जिस कारण हॉस्पिटल में बिल्कुल भी सप्लाईज नहीं है इस समय। ना वहाँ दवाई है, ना वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ भी नहीं है। तो अब ये फंक्शनल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जो स्टाफ है वो भी अब ज़्यादातर जा चुके हैं, केवल 25 मेडिकल स्टाफ है यहाँ पर और कुछ पेशेंट है। तो उनके बारे में गुबरेस करे उनके बारे में कि इनको यहाँ से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टाइम बहुत कम है। इनको यहाँ से किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, तभी इनकी जान बचाई जा सकती है। तो कुछ पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है, लड़ाई के कारण ही उनको चोट लगी थी, तो उन्हीं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। अगर नसीर हॉस्पिटल की बात की जाए तो नसीर हॉस्पिटल गाज़ा का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, और खान यूनिस में 3 बड़े हॉस्पिटल है, उनमें से एक ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। तो इसमें इसराइल ने जो कार्रवाई की थी 3 दिन पहले, तो इसराइल ने कहा था कि इस हॉस्पिटल के अंदर डेड बॉडीज़ है हॉस्टेजेस की, तो उसी को इसराइल पाने के लिए उसने कार्रवाई की थी, लेकिन उसको कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली थी। और जब इसराइल ने ये कहा है कि उसको जब उसने छानबीन की थी तो उसको कुछ हथियार मिले थे। तो इसराइल ये लंबे समय से ये आरोप लगाता आ रहा है कि जो हॉस्पिटल है गाज़ा के अंदर उनको हमास यूज़ करता है, और हमास ने हॉस्पिटलों के अंदर अपने फाइटरों को छुपा के रखा हुआ है। तो इसराइल ने अभी तक ऐसा पहला वाक़या नहीं है जब कोई हॉस्पिटल बंद हुआ है। इससे पहले भी नॉर्थ गाज़ा में जितने हॉस्पिटल थे वो सब बंद हो चुके, चाहे वो अल शिफा हॉस्पिटल हो या इंडोनेशिया हॉस्पिटल हो। इनको इसराइल ने जब नॉर्थ गाज़ा में कार्रवाई की थी तो इनको भी इसी तरीके से उसने पहले घेराबंदी की, फिर वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर सेना भेजी और सप्लाईज़ को बंद कर दिया था, जिस कारण वो हॉस्पिटल भी काम करने बंद हो गए थे। तो इस समय गाज़ा, अगर पूरा गाज़ा को देखा जाए तो केवल साउथ गाज़ा के इलाके में ही थोड़े बहुत हॉस्पिटल है, और रफ़ा का इलाका जो पड़ता है वो भी यहाँ से काफ़ी करीबी है। तो इस हॉस्पिटल का जो बंद होने का जो नुकसान है वो सभी लोगों को होगा, रफ़ा के लोगों को भी नुकसान होगा, क्योंकि अब रफ़ा के लोगों के लिए भी हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्पिटल बंद हो गया है। इसराइल के जो कैबिनेट है उसने आज एक डिसीजन लिया, और डिसीजन ये है कि वो किसी भी प्रकार से जो ये बात चल रही है कि फ़िलिस्तीन देश को यूनिलैटरली इसको एक्सेप्ट किया जाए, तो इसराइल ने कह दिया कि वो ऐसे कोई भी कदम को स्वीकार नहीं करेगा। तो अभी जो अमेरिका है वो चाह रहा है कि फ़िलिस्तीन देश बनाया जाए स्वतंत्र। तो जो बाइडन इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो ब्रिटेन है वो भी डेविड कैमरन, जो ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था जिसमें वो कह रहे थे कि यहाँ पर हम चाहते कि फ़िलिस्तीन देश अस्तित्व में आए। तो जिस प्रकार से जो दुनिया भर के देश है वो फ़िलिस्तीन देश को स्वीकार करने की बात करने लगे, तो नेतन्याहू इससे खुश नहीं है, और उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम स्वतंत्र फ़िलिस्तीन देश को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसराइल ने आज कैबिनेट मीटिंग में एक प्रस्ताव को पास किया जिसमें उसने कहा है कि जो भी फ़िलिस्तीन देश अगर बनाया जाएगा तो उसको डायरेक्ट निगोशिएशन से बनाया जाएगा, यानी कि इसराइल की अनुमति होनी उसमें ज़रूरी है। कोई भी अगर बाहरी देश अगर यूनिलैटरल तरीके से फ़िलिस्तीन को स्वीकार करता है तो उसमें इसराइल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसी का प्रस्ताव नेतन्याहू की गवर्नमेंट ने पास किया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ट्यूसडे के दिन वोट होने वाला है, और अल्जीरिया इसको रेजुलेशन लाने वाला है। और जो रेजुलेशन है वो ह्यूमैनिटेरियन सीज़फायर के ऊपर लाया जाएगा, यानी कि जो अल्जीरिया है वो चाहेगा यहाँ पर कि गाज़ा में जो लड़ाई है उसको बंद कर दिया जाए। तो ये जो प्रपोज़ल है, ये रेजुलेशन है, इसको 2 हफ्ते पहले आ जाना चाहता है, लेकिन 2 हफ्ते पहले डील लगभग होने वाली थी। लेकिन डील जब टूट गई थी तो उसके बाद फिर अल्जीरिया ने जो उसका 2 हफ्ते पहले वाला प्लान था उसको अब वो ला रहा है, और ट्यूसडे के दिन इसको लाया जाएगा। और इसको पास होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले 2 रेजुलेशन को उसने वीटो लगा के उसको पास होने से मना कर दिया था, और 2 रेजुलेशन भी सीज़फायर के ऊपर थे। तो अमेरिकन की जो यहाँ पर एम्बेसडर है ग्रीनफील्ड, लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, उन्होंने कह दिया कि वो अभी भी वीटो लगाएगी इसमें। तो अगर ये रेजुलेशन पास हो जाता, जो कि बड़ा मुश्किल है, तो ऐसा हो जाता तो सीज़फायर प्रपोज़ल इसमें रेजुलेशन में पास माना जाएगा, और
पास माने जाने का असर ये होगा कि इसराइल को लड़ाई बंद करनी पड़ेगी। हालांकि कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसराइल अगर लड़ाई बंद नहीं करता है प्रपोजल के पास होने के बाद भी, तो भी उसके ऊपर सैंक्शन लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इसराइल यूएन रेजुलेशन के खिलाफ वो काम कर रहा है, तो रेजुलेशन लग सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ तब होगी जब वो रेजुलेशन पास हो जाए, जो कि अभी तक बड़ा मुश्किल है पास होना। जैसे अमेरिका इसमें वीटो लगाएगा कल के दिन। तो इसराइल को अभी तक जो प्रोटेक्शन दे रहा हो अमेरिका दे रहा है, अमेरिका ने उसको सिक्योरिटी काउंसिल में भी प्रोटेक्शन दे रखी है। इसके अलावा जो मिलिट्री वेपन्स जा रहे बड़े पैमाने में अमेरिका से वेपन इसराइल की तरफ पहुंचते जा रहे। कल ही खबर आई थी कि अमेरिका सीज़ फायर की बात तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका की सरकार लगातार वेपन भेजती जा रही है। एडवांस वेपन इसराइल के पास आते जा रहे हैं, और जो वेपन्स है उनकी कीमत भी मिलियंस ऑफ डॉलर की है। तो अमेरिका की जो नीयत है उसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि अमेरिका आखिरकार ये वेपन क्यों भेज रहा है इसराइल को। आखिरकार जब वो सीज़ फायर करना चाह रहा है तो ये वेपन क्यों भेजा जा रहा है अमेरिका द्वारा। लूला जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति है, वो अदीस अबाबा में पहुंचे हुए थे आज के दिन। वहाँ पर अफ्रीका यूनियन का समिट हो रहा था, तो वहाँ पर पहुँच के उन्होंने ये गाज़ा को लेकर ये बात कही है कि गाज़ा में इस समय जेनोसाइड हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि जो लड़ाई इस समय गाज़ा में चल रही है वो एक हाईली प्रोटेक्टेड आर्मी, हाईली प्रोफेशनल आर्मी जो कि इसराइल की आर्मी है, और दूसरा पक्ष है गाज़ा के लोग, निहत्थे लोग, जैसे महिला और बच्चे हैं। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। तो इनका कहना ये है कि ये लड़ाई जो इसराइल कहता रहा है कि वो लड़ाई अपने प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहा है, वो गलत है। क्योंकि ये जो लड़ाई है ये इसमें कोई प्रोटेक्शन हो नहीं रही है, क्योंकि जो ये हमला हो रहा है ये तो बच्चों के ऊपर हमला हो रहा है। बच्चे भले क्या किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये लूला का कहना ये है कि जेनोसाइड हो रहा है और कुछ नहीं है, बस ये जेनोसाइड है। और जेनोसाइड में आमतौर में जैसा होता है कि नागरिकों को निशाना बनाया जाता है, तो उसी तरह से इसराइल की जो सेना है वो महिला और बच्चों को निशाना बना रही है। इसके अलावा लूला ने उनरुआ की जो फंडिंग कई देशों ने बंद कर रखी है उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया, और उन्होंने कहा कि उनरुआ की फंडिंग को बहाल करना चाहिए, क्योंकि उनरुआ के ऊपर जो आरोप है उसकी जांच हो रही है। तो उनरुआ जब खुद जांच कर रहा है तो इसकी उनरुआ को क्यों पनिशमेंट दिया जा रहा है। लूला की बात की जाए तो जब से अटैक शुरू हुआ था इसराइल के ऊपर, शुरुआती अटैक हुआ था अक्टूबर 7 के दिन, तो उस घटना को तो उन्होंने टेररिस्ट एक्ट बताया था। लेकिन उसके बाद से जो इसराइल ने कार्रवाई की है गाजा के ऊपर, उसके बाद से लगातार लूला इसराइल के जो एक्शन है उसके खिलाफ वो बात करते आ रहे। और इसराइल ने ब्राज़ील के जो एम्बेसडर है उनको समन कर दिया है, और उनसे पूछा है कि जो लूला का स्टेटमेंट है उसकी घोर निंदा इसराइल ने की है। और इसराइल ने जब एम्बेसडर पहुंचेंगे ब्राज़ील के तो उनको भी यही बात की जाएगी। और इसराइल ने कहता रहा है कि जो लड़ाई लड़ रहा है ये वो अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहा है, क्योंकि उसका कहना ये है कि अगर वो हमास को ख़त्म नहीं करेगा तो हमास फिर से 7 अक्टूबर का जो अटैक है उसको दोबारा से करने की कोशिश करेगा।